चलो अपन वापस चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्या है चैप्टर 5? पहला ऑब्जेक्टिव नंबर 7, समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखें। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पहले, फिर उसके बाद सवाल, फिर 3 अंक वाले प्रश्न और फिर 5 अंक। समतल सड़क पर किसी कार के वेग को एक समान बनाए रखने के लिए अब डायरेक्ट किसमें उत्तर नहीं मिलेगा। प्रश्न को समझना पड़ेगा। नेट बल गति की दिशा में आवश्यक है। दूसरा ले रखा है नेट बल शून्य होना चाहिए। तीसरा है नेट बल गति की विपरीत दिशा में आवश्यक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। जो बात कर रहा है, जैसे अपन किसी भी चीज़ को एक समान गति से चला रहे हैं तो उसके ऊपर एक बल निश्चित दिशा में एक समान लगाते रहेंगे तो ही वो चलती रहेगी, नहीं तो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तो इसका कौन सा वाला आंसर राइट है? फर्स्ट। यदि मशीनों में मशीन आदि में बाल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। बाल बेरिंग समझते हो? अरे बाल बेरिंग समझते हो? समझते हो? बेरिंग नहीं समझते हो? बेरिंग उसको क्या करते हैं, घर्षण के प्रभाव को कम किया जाता है। इसमें इसका उपयोग करके सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदला जाता है। अपेक्षाकृत कम हो जाता है, क्योंकि अपेक्षाकृत कम हो जाता है। अगला तीसरा सवाल देखिए, इसमें ये बहुत अच्छा भी है कि 1 किलोग्राम पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे से बांधकर क्षैतिज में 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से रेखी वेग से वृत्ति मार्ग में घुमाया जाता है। तो तनाव, जैसे इधर देखिए, ये पत्थर है, यहाँ से मैंने पकड़ रखा है और ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहा हूँ। इसका द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। और ये त्रिज्या कितनी इसकी? 1 मीटर। और यहाँ इसका वेग कितना है? 1 मीटर प्रति सेकंड। क्या निकालना? तनाव, मतलब इस दिशा में कितना तनाव, इस दिशा में कितना तनाव। तो अपना इसका सूत्र क्या है? T माइनस mg बराबर mv स्क्वायर अपॉन अभी केंद्रीय बल है ना। अब T बराबर कितना जाएगा? mg प्लस mv स्क्वायर बटा m कितना है? 1 किलोग्राम। g कितना होता है? 2.8 प्लस m का मान कितना है? 1 और v का मान भी 1 बटा r का मान भी 1, तो 9.8 प्लस कितना गया? कितना गया? 9.9। ये अपन इसको क्या लेते हैं? लगभग 10, लगभग कितना आएगा? ठीक है ना। एक समान वृत्ति चार्ज से वृत्ति गति करते किसी पिंड की गति, इधर देखो, ये गति कर रहा है समान, वृत्ति गति कर रहा है। तो इसमें चारों ऑप्शन देखिए, एक समान वृत्ति गति होती है, असमान वृत्ति गति होती है, एक समान वेग से गति होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा राइट होगा? एक समान वृत्ति गति। अगला देखिए, बाह्य बल की उपस्थिति में किसी निकाय का संवेग, बाह्य बल की उपस्थिति में किसी निकाय का संवेग बल की दिशा में बढ़ जाएगा। कौन सा होगा इसका? बल की दिशा में बढ़ जाएगा। ठीक है, कौन सा राइट है? सी। अरे नियत रहता है, यही क्या? बल की अनुपस्थिति में नियत रहता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में क्या रहता है? नियत। जबकि बल लगा रहा है तो इस पर क्या हो जाएगा? बल की दिशा में बढ़ जाएगा। अब यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित किया नहीं किया जाए तो उसका रेखी संवेग, पहले आंसर पीला तुमने इसका पहला देखिए, पीला तो प्लेन क्या है? पहला फर्स्ट को देखिए, क्या लिखा है? किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित नहीं हो तो उसका संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। दूसरा देखें, क्या लिखा है? चरम स्थिति घर्षण का मान गतिज घर्षण से
अधिक होता है। तीसरा देखिए, गति के लिए कौन सा बल आवश्यक है? गति अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल आवश्यक, अभिकेंद्रीय बल आवश्यक है। फिफ्थ फोर्थ है ना, समतल सड़क पर कार की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल को क्या कहते हैं? अपक्ष अभिकेंद्र द्वारा प्राप्त होता है। किसके लिए? सड़क और टायर के घर्षण, सड़क तथा टायरों के मध्य घर्षण, टायरों के मध्य घर्षण से। लास्ट कौन सा है अपना? घर्षण बल संपर्क सतह के कैसे रहता है? अरे घर्षण बल संपर्क सतह के कैसा रहता है? लंब बल। हो गया? ठीक है ना? अब देखिए इसके तीसरा प्रश्न देखिए, संवेग संरक्षण का नियम लिखो और सिद्ध करो। क्या है संवेग संरक्षण का नियम? यदि किसी निकाय पर कोई बल बाह्य बल कार्य न करे तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। क्या है संवेग संरक्षण का नियम? इसको 2 दिन में पूरा करेंगे, आज और कल में। कल आओगे ना आपको? नहीं आओगे? नहीं आओगे? कल आओगे नहीं आओगे? बस द एंड। चलो बढ़िया, इतना हो जाए, कोई बात नहीं। क्या लिखा? संवेग संरक्षण का नियम लिखो और सिद्ध करो। क्या है? किसी निकाय का, किसी निकाय पर, क्या लिखा आपने? किसी निकाय पर यदि कोई बाह्य बल कार्य न करता, यदि कोई कौन सा बल? बाह्य बल कार्य न करे, कार्य न करे तो उसका संवेग कैसा रहता है? संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। अब न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के सेकंड नियम से, क्या है सेकंड नियम? A समानुपाती dp/dt। यदि एक बराबर कितना हो? बाह्य बल 0 हो तो dp/dt बराबर कितना जाएगा? 0, या dp बराबर 0। जैसे ये d हटता है और p अकेला रहेगा तो यहाँ लिखेंगे दूसरा, क्योंकि ये किसको शो करता है? 2 समान राशियों के अनुपात को शो करता है। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। घर्षण के लाभ पढ़ रखे हैं आपने, हानियाँ पढ़ी है, कम करने के उपाय लिखो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कारण बताओ, देखो अगला है कारण बताओ। कोई घोड़ा रिक्त स्थान में गाड़ी नहीं खींच सकता, क्यों नहीं खींच सकता? वेरी गुड, इसका आंसर करेक्ट। विपरीत बल नहीं बोलेंगे, घोड़ा गाड़ी को नहीं खींच सकता। इधर देखो, जब घोड़ा चलता है, जैसे अपन चलते हैं, क्या करते हैं? चलने के लिए अपना जो पैर रहता है ना, पैर से पृथ्वी को दबाते हैं, और दबाने के कारण ही अपन जितना प्रेशर लगाएंगे, जैसे तेज दौड़ने में देखना, दौड़ेंगे तो देर में दौड़ के देखना, बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं। धीरे चलते तब तो नहीं पड़ते। जब अपन कहीं तेजी से चलते हैं तो अपने आगे के अगले वाले जो पैर हैं, इनसे क्या हो जाता है? वहाँ गड्ढे बन जाते हैं। तो अपन ने क्या करा? ज़्यादा फोर्स लगाया, जब तेजी से भागे, तो जब वहाँ रिक्त स्थान में गाड़ी को घोड़ा इसलिए नहीं खींच सकता है क्योंकि उसे आवश्यक प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होता है। अगर प्रतिक्रिया बल प्राप्त हो जाए तो गाड़ी चलने लग जाता है। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? घोड़ा गाड़ी को नहीं खींच सकता है, घोड़ा रिक्त स्थान में गाड़ी को नहीं खींच सकता, घोड़ा रिक्त स्थान में गाड़ी को नहीं खींच सकता है, तो नहीं खींच सकता है, क्योंकि रिक्त स्थान में चलने के लिए घोड़े को आवश्यक अभिकेंद्री बल
आवश्यक प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होता, आवश्यक प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होता है। और यदि वो पृथ्वी पर चलेगा तो उससे आवश्यक प्रतिक्रिया बल कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, पृथ्वी से प्राप्त हो जाएगा। अगला है लॉन मूवर तो धकेलने की अपेक्षा किसका आसान है, तो बताए। ये प्रश्न आता है क्या, आपको आता हो तो ठीक, नहीं तो मैं करा देता हूँ। करा दे इसको। चलो देखो, लॉन मूवर जानते हो क्या होता है? रोलर देखा, रोलर ओपन पिच बनाते हैं और चलाते हैं। तो देखो बच्चों ऐसा ऐसा अपन क्या करें, इसको धकेल रहे, यहाँ से फोर्स लगाएं, फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स को अपन यहाँ दो घटकों में विभाजित, कितने घटकों में, ये त्रिभुज बन जाएगा अपना ऐसा, अरे बनेगा कि बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसका भार किधर होगा, mg नीचे की ओर होगा ना, और अपन फोर्स लगा रहे इसका, यहाँ जो होगा ये mg, ठीक है ना। और इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल किधर की ओर होगा, आग ऊपर की ओर होगा। इसको भी देखते हैं 2 मिनट, इसका अगला वाला तो फटोफट करा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बताता हूँ इसको। अगला है, अगला प्रश्न, किसी डोरी में बंधा पत्थर भर्ती मार्ग में घुमाते समय यदि डोरी टूट जाए तो वह स्पर्श रेखी पथ पर उठ जाता है। जैसे इसको चित्र बनाएंगे, ऐसी डोरी में अपने पत्थर मार रखा है और जैसे अपने इसको छोड़ा यहाँ से तो ये स्पर्श रेखी गति में गति कर जाता है। जैसे अपने हाथ में डोरी रहती है ना, देखी तो देखिए आपने अभी, मेरे पास हो तो मैं बता सकता, मैं इसका प्रैक्टिकल भी करते नहीं। गाड़ी की चाबी रहती है ना, उसको अपन जैसे घुमाते घुमाते एकदम से क्या कर देंगे, रोक देंगे, तो जैसे घूमती जाएगी वो रुकेगी तो वहाँ जहाँ डोरी टूटेगी वहाँ से किसको गति करने लग जाएगा, सीधी रेखा। तो आप अपन अपने हाथ में ऐसा भी बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे एम द्रव्यमान, और यहाँ लिखेंगे इसका ऐसा लिखेंगे कि जब किसी डोरी से बंधे पत्थर, जब किसी डोरी से बंधे पत्थर को, डोरी से बंधे हुए पत्थर को वृत्ताकार मार्ग में घुमाते हैं, वृत्ताकार मार्ग में घुमाते हैं तो डोरी के टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखी दिशा में गति करने लगता है, स्पर्श रेखी दिशा में गति करने लगता है, स्पर्श रेखी दिशा में क्या करने लगता है, गति करने लगता है। क्योंकि वृत्ताकार मार्ग, इसमें वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए, वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए कण की गति सदैव स्पर्श रेखी होती है। वृत्ताकार मार्ग में गति के लिए कण की गति, कण की गति स्पर्श रेखी होती है, ठीक है ना। कैसी होती है, स्पर्श रेखी। देखो यहाँ देखिए, ये स्पर्श रेखी गति, अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ स्पर्श की दिशा में आएगा, हर बिंदु पर उसकी गति कैसी होती है, स्पर्श रेखी। अगले वाला देखिए कि प्रयोगशाला के जैसे स्ट्रेन में नाभिक विराम में है, यदि नाभिकों में विघटित हो जाता है तो दर्शाएगी इस्पात दिशाओं में
जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि एक पटाखा है। क्या है? पटाखा समझते हो आप? पटाखा का मतलब गलत मत समझ जाना, बम है ना। और वो पहले तो किसमें है? विराम अवस्था में। इसमें है जैसे ये बम पड़ा हुआ है, ये चुपचाप बैठा है, जिसमें इसमें आग लगती है तो इसके टुकड़े ऐसे एक पास पास कभी नहीं आएंगे, दूर दूर जाते हैं। क्यों क्यों जाते हैं? टूटेंगे, दूर दूर जाएंगे। कारण यार फिजिक्स का कारण बताया, ऐसा है तो कौन सा बल लगेगा? है लिखो, माना संयुक्त नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल है। जैसे ये संयुक्त नाभिक, ये संयुक्त नाभिक है, इसका द्रव्यमान कितना है? और ये दो छोटे छोटे नाभिकों में बढ़ता है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान कितना? इसका वेग v1 और इसका वेग, और इसका तो वेग 0 है। अरे 0 है नहीं, पहले जब स्थिर है तो वेग 0 है, पटाखा चुपचाप बैठा था, जब तक वेग कैसा है? और टूटेगा तो वेग बढ़ेगा। तो ये विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? ये माना संयुक्त नाभिक का द्रव्यमान कितना है बच्चों? कैपिटल है, तथा वेग 0 है। वेग कैसा है? 0 है। जब यह नाभिक इसमें विघटित होता है तो इनके द्रव्यमान कितने हो जाते हैं? स्मॉल m1 व स्मॉल m2। वो वेग कितने रहेंगे? v1 व। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या लिखेंगे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या लिखेंगे? पूर्व का कुल संवेग बराबर बाद का संवेग। क्यों बच्चों? अरे समझ में आया? पूर्व का संवेग बराबर बाद का। पूर्व का संवेग मतलब m v कैपिटल V बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। क्यों? अरे आएगा ना, दो अलग अलग दोनों का कुल संवेग। अब यहाँ v बराबर तो 0 है, 0 बराबर कितना है? m1 प्लस, अरे समझ में आ रहा? यानी कि m1 v1 बराबर कितना है? माइनस m2 v2, या v1 बराबर माइनस m2 m1 गुणित कितना? अब ऋण चिन्ह है क्या? कौन सा चिन्ह है? ऋण चिन्ह है, मतलब दोनों पिंड कैसे जाएंगे? अरे अगर धन होता तो दोनों जुड़ जाते, और ऋण है ना, अर्थात पिंड ऋणात्मक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि दोनों पिंड विपरीत दिशा में चलेंगे। तुम लोगों ने ये वृत्ति गति का सड़क वाला प्रश्न सबने अर्धवार्षिक में लिख दिया है, मैंने काफी चेक करी, सबको याद है ना। मैंने देखा था वृत्ताकार सड़क पर किसी कार के अधिकतम अनुमेय चाल के लिए सूत्र की स्थापित कीजिए, टायरों में घिसने की बचाने के लिए। ये प्रश्न अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछ लिया था, लगभग सभी प्रश्न बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से लिखा था, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। अब वापस इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो आप, क्या है नीचे वाला प्रश्न? 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समतल सड़क पर गतिमान कोई साइकिल सवार बिना चाल कम किए 3 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार मोड़ लेता है। साइकिल टायर तथा सड़क के मध्य घर्षण गुणांक का मान 0.1 है। क्या साइकिल सवार मोड़ लेते समय फिसलेगा, फिसल कर गिर जाएगा?
समझ में आया कि एक साइकिल सवार है, वो वृत्ताकार मोड़ पर घूमते जा रहा है, उसका द्रव्यमान दे रखा है कितना है, उसकी चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने जो मोड़ में त्रिज्या ली है वो कितनी ली, और घर्षण का मान कितना रहेगा 0. देखो अब लिखिए साइकिल सवार को सुरक्षित तरह से मोड़ को पार करने की शर्त है कि पार करने के लिए शर्त है कि क्या शर्त है कि ये v जो है इसका मान किससे छोटा है उसके बराबर होना चाहिए μs और rg। मतलब यदि ये मान बड़ा हो जाए और ये वेग छोटा हो जाए तो साइकिल सवार कैसे पार कर सकता है उस सड़क को, या तो उसके बराबर भी होगा तो भी पार कर सकता है। तो साइकिल सवार क्या हो जाएगा, आसानी से उस सड़क को पार कर जाएगा बिना गिरेगा नहीं। अब यहाँ देखिए ये तो अपनी शर्त लिखी, इसको समीकरण एक दे दें। अब v बराबर कितना दे देगा 18 किलोमीटर प्रति आवर। तो मैंने आपको बताया था इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 5/18। तो ये 18 से 18 घंटे में कितना आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब उसका वेग कितना है बच्चों 5 मीटर। ठीक, μs का मान दे रखा आपको 0.1 दे रखा है। r बराबर कितनी दे रखी इसने, r कितनी त्रिज्या ली थी इसने मोड़ के समय 3 मीटर है ना, 3 मीटर। और g बराबर कितना मान लो 10 है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 10। अब इसका मान रखेंगे μs rg का, μs rg बराबर इसका मान 0.1 गुणित 3 गुणित 10, 10 गुना डालने की तो 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया तो कितना गया इसका मान, अरे 3 आया। क्या लिखेंगे v बड़ा हो गया किससे μs rg से, क्योंकि यहाँ ये कितना आया था अपना 5 और ये कितना आया 5 बड़ा है किससे 3 से। अतः साइकिल सवार गिर जाएगा, अतः साइकिल सवार क्या हो जाएगा गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि वेग ज्यादा हो गया किससे इन सब से। अगर ये ज्यादा हो जाता तो क्या होता वो आसानी से पार कर जाता। अगला सवाल, अगला देखिए तीसरा सवाल। तीसरा क्या है, मुझे ये बहुत अच्छा सवाल सा करना है, इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। अगला देखिए, अगला क्या है बच्चों है, अरे अगला प्रश्न बोलो ना। हाँ, किसी डोरी के एक सिरे से, अब ये चित्र बना लो इसका ताकि दिक्कत नहीं है। ये डोरी है, इसके यहाँ सिरे पर हमने 0.25 किलोग्राम का पत्थर बांध दिया है। फिर क्या किया, कोई पत्थर तल से 1.5 मीटर त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या दे दी उसने 1.5 मीटर। कितनी दे दी, वृत्ताकार मार्ग में 40 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट। तो ये इधर जो घूम रहा है कोणी में दे रखा है, कितना है 40 प्रति मिनट। इसको सेकंड में बदल लेंगे अपन, से चक्कर लगाकर डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। डोरी में तनाव मतलब यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें T ज्ञात करना है। फिर आगे लिखा यदि डोरी 200 न्यूटन का तनाव सहन कर सकती है तो क्या अधिकतम चार्ज बताइए जिससे पत्थर घुमा सके। वो तो अपन आगे चलते, पहले तो इसमें तनाव ज्ञात करना। तनाव ज्ञात करने का सूत्र मैंने अभी लिखा था, T बराबर माइनस mg और mv² बटा। अब यहाँ v तो रेखी वेग है, हमको कौन सा दे रखा है, अभी हम पहले सब लिखो दिया है, क्या दिया है उनको, m बराबर
0.25 किलोग्राम। आर बराबर कितना दे रखा है 1.5 मीटर और एक ओमेगा दे रखा है। ओमेगा बराबर कितना दे रखा है 40 राउंड प्रति मिनट। तो इसको सेकंड में बदले तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाते हैं तो कितना देंगे 4/6 लिखवा है ना, राउंड प्रति मिनट रिव्यू प्रति सेकंड। अब क्या करेंगे यार t माइनस mg बराबर m है ना, और इसका मान यदि निकालेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। यहाँ से t बराबर mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर। तो t बराबर m का मान कितना है 0.25, अपन g को 10 मान लें प्लस m का मान 0.25, ओमेगा का मान कितना है बच्चों 4/6 का होल स्क्वायर। आर कितनी है 1.5। हल कर लो इसको 2.5 प्लस 0.25 गुणी 16/36 गुणी 1.5 यहाँ आ जाएगा 100 और फिर यहाँ आ जाएगा 10। 25 चौक 100 और 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 और 2 5 10 फिर 5 दिया 15 हो गया। तो त्रिकोण से t बराबर 2.5 प्लस 6 तो t बराबर कितना आ गया 8.5 मीटर। बताया हाँ ठीक है हो गया। अर्थात दोनों में कितने 8.5 मीटर का तनाव बल उत्पन्न होगा और उसके आगे इससे भी अधिक वेग से घुमाने पर भी डोरी नहीं टूटेगी। अब वो अधिकतम चालक पर क्या कैसे करें ठीक है ना। अगर करना हो तो यहाँ t का मान रख दो 200 और यहाँ से v का मान क्या करें हम t का मान 200 रखो और v का मान निकाल तो आगे भी हो जाएगा। ये तुम्हारा पूरा प्रश्न हो जाएगा ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो इसमें इसके बाद समतल पर वृत्ताकार अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है कार को संरक्षित पार में। ये भी तुमने कर रखा है इस प्रश्न को। लास्ट वाला और देख लो 15 kg संहिता का कोई टुकड़ा किसी लंबी ट्राली पर रखा है। अरे इससे पीछे एक बीच में चौथा छूट गया। चौथा सवाल क्या है इसको देखना है ना, इसको देख लो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बड़ा घुमा रखा उसको देखो ऐसा नब समतल है क्या ये ऐसा नब समतल यहाँ पर एक टुकड़ा रख दिया तुमने क्या रखिए ऐसा वो घेरा है एम द्रव्यमान का कोई टुकड़ा। इसका द्रव्यमान कितना है एम ठीक है ना। समतल को धीरे धीरे तब तक मदद किया जाता है कि क्षैतिज के साथ उसका कोण थीटा पर उसका सरना प्रदान नहीं करते। मतलब ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है। इसमें ये सीमांत संतुलन देखिए यहाँ पर देखेंगे अब इधर जो बल लगेगा उसको बोलेंगे Fs, इधर जो बल लगेगा उसको F, यहाँ जो बल लगेगा उसको बोलेंगे R और यहाँ जो बल लगेगा उसको बोलेंगे Mt। क्या लिखेंगे और ये जो है इसको बोलेंगे हम ये भी कोण थीटा है। ये भी कौन सा है थीटा ठीक है ना। तो अब अपन को किस के बाद थीटा और घर्षण कोण के मध्य संबंध क्या है। तो पहले क्या लिखेंगे घर्षण कोण विराम कोण क्या लिखेंगे विराम कोण। क्या परिभाषा है विराम कोण डायरेक्ट याद कर दे। विराम कोण की परिभाषा क्या है सब मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे मैंने पहली बार बोला। विराम कोण क्या है यदि कोई पिंड किसी न समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में मतलब ये ठीक चलने की स्थिति में हो तो क्षैतिज के साथ उसका झुकाव कोण होता है उसे कौन सा कोण देते हैं लिखो इसको। यदि कोई पिंड किसी नत समतल पर यदि कोई पिंड नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में
सीमांत संतुलन की स्थिति में हो, तो नत समतल का क्षैतिज के साथ झुकाव को विराम कोण कहलाता है। इसे थीटा से दर्शाया, इसे थीटा द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ देखिए एक पिंड जो है जिसका द्रव्यमान m है, नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में, तो उस पर निम्नलिखित 4 बल कार्य करेंगे। पहला बल एक कौन सा है बच्चों? घर्षण बल Fs, गति की विपरीत दिशा में, फिर दूसरा घर्षण बल नहीं, सॉरी, बाह्य बल के गति की दिशा में, फिर तीसरा अविलंब प्रतिक्रिया बल, ऊपर की ओर, और चौथा है वस्तु का भार mg नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब इसको mg को 2 घटकों में बांटते हैं। mg को कितने घटक में बांटते हैं? क्या लिखेंगे? mg को 2 घटकों में बांटा जाता है, एक तो लिखेंगे नंबर 1 mg cos थीटा, ये इधर जो लगेगा उसको बोलेंगे mg cos थीटा, और यहाँ इस डायरेक्शन में लगेगा उसको बोलेंगे mg sin थीटा। अब संतुलन की स्थिति में देखेंगे, ये mg cos थीटा किससे संतुलित है? r से, यानी संतुलन की स्थिति में mg cos थीटा बराबर, और ये mg sin थीटा इस डायरेक्शन से जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में, वो किससे? Fs से संतुलित होगा, यानी कि mg sin थीटा बराबर Fs। अब यहाँ इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे दें, 1 में 2 का भाग दे, 2 में 1 का भाग दे दे, यहाँ mg sin थीटा बटा mg cos थीटा बराबर Fs अपॉन r, mg से mg कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा बराबर Fs अपॉन r, और इस Fs अपॉन r को पर घर्षण गुणांक देते हैं, ये दोनों के बीच में यही घर्षण गुणांक और विराम कोण, जो तुम्हारा प्रश्न था उसने बोला था घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक और थीटा में संबंध है क्या क्या tan थीटा म्यू एस, घर्षण गुणांक म्यू एस। यही ये जो चौथा प्रश्न है, वास्तव में क्या है, विराम कोण किसे कहते हैं इसका व्यंजक याद करो, पर उसने ऐसे नहीं पूछा, ऐसे पूछ रखा है, पूरा हल करोगे तो मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। चलो अब तो आप लोग आओगे नहीं है ना, तो कोई भी नहीं आएगा।